हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी के द्वारा पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसी निकली हुई थी, है ना, फाइनली उनका जो पहला एग्जाम होना था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना था, जो कि आपका 9 सितंबर को हुआ है, यानी कि कल हुआ है आपका वो एग्जाम। शाम की शिफ्ट में 3 से 5 बजे पे तक वो एग्जाम आपका हुआ है। तो फाइनली भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरा कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ था, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से भी कनेक्टेड है। तो एक तो हम इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करेंगे कि भाई कैसा आपका पेपर आया हुआ था, कैसे क्वेश्चंस का लेवल था, और एज एक्सपेक्टेड था या हाई लेवल था वो। और दूसरा भाई, अगर आप आगे आने वाले जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका भी डिस्कशन करेंगे। पेपर का एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, 11-12 से आए थे या फिर ग्रेजुएशन के थे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के थे, सारा बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए भाई, हमारा एक कोर्स चलता है पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे, है ना, जिसमें आप सभी जितने भी ऑल इंडिया लेवल पे पीजीटी के एग्जाम है या फिर टेट के एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इस कोर्स से मैं ये कहूंगा, अगर आपके लगभग मुझे जहां तक मिला 80 प्लस क्वेश्चन थे, 80 प्लस क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आए थे केमिस्ट्री के 100 में से, तो ज्यादा नहीं तो मैं ये कह सकता हूं 70 प्लस क्वेश्चन आप इजिली कर पाते अगर आपने ये कोर्स बिल्कुल आराम से कवर किया होता। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, उनको बहुत ही इजी एग्जाम लगा क्योंकि था भी इजी, है ना। तो यहाँ पे भाई देखिए 11 से एमएससी लेवल तक के सारे टॉपिक कवर होते हैं। हालांकि मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाता हूं, बताता हूं कि भाई इस एग्जाम का सिलेबस 11-12 लेवल का है तो आप उसी तक पढ़िएगा। तो जो भी बच्चे अब डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, आने वाले फ्यूचर में और भी बहुत सारे पीजीटी एग्जाम्स की वैकेंसी आती रहती हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कोर्स है 6 मंथ की वैलिडिटी का भी, 1 ईयर की वैलिडिटी का भी, उसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम चलते हैं सीधा हमारे जो क्वेश्चन पेपर आया है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो गया भाई, जो आपका एचपीएससी का कल हुआ था। एंड यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के सारे का आपको देखो डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, और ना ही अभी आप डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे आंसर की। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के लिए कभी बाद में डिटेल वीडियो ले आएंगे। तो देखिए, ये कुछ आपका हरियाणा जीके वगैरह के थे। तो ये आपके जो क्वेश्चन शुरुआत होते हैं यहां से। केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6, विच स्पीसीज डज नॉट कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अमोनियमाइन टेट्राहेड्रल, BH4 टेट्राहेड्रल, अमोनिया पिरामिडल। तो BH3 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, और जब मैंने देखा मोस्टली क्वेश्चन उन स्टूडेंट के सही हैं। अगर आप देखेंगे कुछ 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 10-12 क्वेश्चन को, मोस्टली क्वेश्चन उन स्टूडेंट के सही लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। आप, मैं साथ साथ यहां लिखता जाऊंगा, विच अल्कोहल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ब्रांचिंग से जब ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। तो इन्होंने हाईएस्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर आएगा ब्यूटेन 1 ओल। यहां पे सबसे कम ब्रांचिंग है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ब्यूटेन 1 ओल। कह रहा कि कौन सा पेंटाफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आंसर आएगा बिस्मिथ वाला। बिस्मिथ BiF5 जो है ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। 9th क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक से था। इसमें आपका बोला गया सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो रेट कितना होगा भाई। अगर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो डबल का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी। भाई आप नोट करते जाएं धीरे धीरे करके, यहां पे मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि कहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो बड़ा ही फेमस एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये सॉलिड है और ये गैसेज है। जब सॉलिड से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है, और जब एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उसे ग्रेटर देन 0 से दिखाया जाता है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी, ग्रेटर देन 0। लेड इन वाटर, अगर पानी में लेड है तो उससे किडनी डिजीज होने का खतरा रहता है। देखो, ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, सब लगभग क्वेश्चन आपका 11-12 लेवल का ही है, एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड है। कंसेप्ट तो आपसे इतना डिटेल में जाके पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा ये बताओ, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पहला एग्जांपल ही आपको ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का दिया जाता है ना। उसके बाद ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सी, तो आपने सुना होगा सोडियम पोटासियम पंप, आपने सुना होगा सोडियम पोटासियम पंप। ए इज द करेक्ट आंसर।
फर्स्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? तो भाई करेक्ट आंसर जो आएगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बायोलॉजिकल एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं दैट इज आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर एंड जिंक, दीज आर द करेक्ट आंसर। ज्यादा डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। 16 में देखिएगा, इनमें से कौन सा क्लोरीन का टेस्ट नहीं देगा? देखो 3 अमोनिया है और 3 ही क्लोरीन है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करना पड़ेगा जी हमें? कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या शो करना पड़ेगा यहाँ पे? 6। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका COCl का 3 हो जाएगा एंड 3 अमोनिया हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर कोई क्लोरीन है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपको पढ़ाया गया था भाई, कोर्स में मैक्सिमम चीजें कवर है। अगर आप कोर्स को ध्यान से देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पे कवर है। तो ये देखिए भाई पढ़ाया जाता है। यहाँ पे उन्होंने क्या देखा था भाई, वैसे तो जिनोन के कंपाउंड्स इजीली नहीं बनते थे, फिर उन्होंने देखा कि जो O2 मॉलिक्यूल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नियर अबाउट सेम होती है जिनोन के इक्वल। तो इसका मतलब अगर O2 से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो जिनोन से भी निकल सकता है। तो लिंक किसका था स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एनर्जी का था। Both O2 and xenon have almost same ionization enthalpy. C is the correct answer. इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी हो गई? ये यहाँ पे भाई कॉपर +2 है, और कॉपर +2 का मतलब होता है D9, और D9 का मतलब होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो n into n+2, तो आप देखेंगे √3 आ जाएगा, और √3 का मतलब होता है 1.73। रूट 3 का मतलब होता है 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। कौन से कंपाउंड का यूज किया जाता है एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे? तो सिस्प्लाटिन इज द करेक्ट आंसर। सिस्प्लाटिन इज द करेक्ट आंसर। ब्यूटेन का कौन सा कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? एन ब्यूटेन का। तो भाई एंटी फॉर्म जहां पे मिनिमम रिपल्सन होती है, CH3 को कहां लगा दो? आमने सामने। डी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। क्या आएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या जो पीएच है एसिड रेन का वो 5.6 से कम होता है? यस, वो 4.4 के आसपास होता है। असर्शन बिल्कुल सही है। क्या रीजन? देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है और वाटर जो रेन वाटर जो है वो मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। दोनों बातें ठीक है, बट इस रीजन का इस असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसिड रेन जो बनती है वो आपका जो सल्फेट्स है ना, वो आपका SO3 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनती है दोनों ठीक है। लेकिन देखो यहां पे आप ये बोलोगे बी करेक्ट आंसर लगाओ। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है भाई, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना। जल्दी मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एयर, इसी की वजह से तो क्या होती है? एसिड रेन, है ना। तो यारा और मीथेन का एयर में होने से बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट ने बिल्कुल सही अप्रोच से काम किया है यहाँ पे, देखो बहुत ही बढ़िया। तो सी का 2 आएगा एंड डी का 3 आएगा, बाकी उन्होंने देखे ही नहीं, बेस्ट, है ना। इसका मतलब ये है, मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जो आपको पता है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको पता है, आप उससे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और वैसा किया है स्टूडेंट ने, बहुत बढ़िया। आपसे फोस्जीन गैस का फॉर्मूला पूछा है, तो बिल्कुल यही होता है फोस्जीन गैस का फॉर्मूला COCl2। एक होती है फोस्फीन, वो होती है PH3, बट दिस इज फोस्जीन जो कि आपका जो टॉक्सिक नेचर की होती है, दैट इज COCl2 फोस्जीन। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? और तो ये जो फिनोल होता है आपका, फिनोल है ना, ये आपका फिनोल, यहां पे लगा दो NO2, यहां पे लगा दो NO2, और यहां पे लगा दो NO2, दिस इज पिक्रिक एसिड। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। यहां तक सारे क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस भाई इंग्लिश वगैरह के आ गए हैं, मैं सिर्फ केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, मैं बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला नहीं हूं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए 30 नंबर पे, है ना, 30 नंबर का करेक्ट आंसर आएगा ए। देखो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, देखो ये रहा, है ना, ये बेंजीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। तो देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी डाइपोल की ऐसे, और इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्या आ जाएगा? जीरो डाइपोल मूवमेंट। क्या आएगा? जीरो डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन वो मैथमेटिक्स के आ गए, वो फिर से मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। भाई
फिजिकल मेथड से किनको सेपरेट किया जा सकता है? ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। तो जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ए पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? स्टूडेंट मैंने बताया अभी अभी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं। तो जो डेकेन होता है, डेकेन उसी का ही आपको क्या देखने को, क्योंकि देखो अगर आप इन सभी में देखेंगे ना, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है इन सभी के अंदर, आप देख लेना मोलिकुलर वेट सभी का सेम हो गया, बट ब्रांचिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं? डिक्रीज। हाईएस्ट पूछा तो डेकेन इज द करेक्ट आंसर। देखो इनमें से कह रहा कौन कन्वर्ट नहीं कर सकता, किसको? 1 ब्यूटेनॉल को 1 क्लोरोब्यूटेन के अंदर। तो करेक्ट आंसर आएगा CCl4। देखिए ये सारे आपको रिएजेंट मिल जाएंगे, SOCl2, PCl3, HCl, बट CCl4 आपको रिएजेंट मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिरिडीन का फॉर्मूला भाई किसको नहीं पता होगा? स्ट्रक्चर, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इनमें से कौन सा म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता? स्टूडेंट मैंने बताया था जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज सारे म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसका? बी इज द करेक्ट आंसर, सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई अब आगे बात करते हैं, है ना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। विच ट्रांजिशंस आर स्टडीड बाय अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, है ना। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसर्टेड और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, है ना, इन दी और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, उसी को क्या बोला जाता है? कैल्सिलेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैंसिलेशन। परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, अगर आपका 18 कैरेट, देखो 24 कैरेट अगर होता है तो वो होता है 99.9% उसके अंदर गोल्ड होता है ना। 18 की जब बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 75%। करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 75% इज द करेक्ट आंसर। इसको अगर आपको यहां नहीं दिख रहा है तो ऊपर आप नोट कर लीजिएगा, इसका गोल्ड वाले का जो आंसर है दैट इज 75%। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद फिर से किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए हैं, रीजनिंग वगैरह के दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से 49, यहाँ पे आपका पूछा गया कि कौन सा किससे रिलेट करता है, तो बिल्कुल स्टूडेंट का सही है। एक ही अगर बात करोगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यही बोला था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। बिल्कुल सही है, ए का 4th आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे बी का 3 दिया हुआ है, तो बी का 3 देख लो, ये सही है। और यहाँ पे अबाउ प्रिंसिपल ने किसके बारे में बताया था, है ना, अबाउ प्रिंसिपल ने एनर्जी रिलेटेड बात की थी। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स और वाइटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, अच्छा डी का यहाँ पे 2 दिया हुआ है और डी का ऊपर 4 दिया हुआ है, हालांकि फर्स्ट का 4 आ गया, तो करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा भाई? सी इज द करेक्ट आंसर। नोट करते जाएं, अपने अपने मैच करते जाएं, है ना। जो ओस्टुअल डाइल्यूशन लॉ होता है स्टूडेंट, दैट इज रिलेटेड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। किससे रिलेट करता है वो? वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। इनमें से कौन सा लेविस बेस है? AlCl3 लेविस एसिड होता है, AlOH3b ये सारे लेविस एसिड है। अमोनिया जो है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है? लेविस बेस। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। स्टूडेंट ने यहां लिखा हुआ ऑयल इन वाटर, देखो कितना बढ़िया से लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इमल्सन इज द करेक्ट आंसर, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट? तो करेक्ट आंसर आएगा लार्ज सरफेस एरिया। देखिए जितना फाइनली डिवाइडेड होगा ना, जितना पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे उतना ज्यादा ही सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ये सारे क्वेश्चन आपका 11th 12th लेवल के हैं। कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो कोई भी क्वेश्चन हायर लेवल का नहीं है, और ये मोस्टली क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। डीकंपोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, दिस इज जीरो ऑर्डर।
ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो करेक्ट आंसर आएगा डी। यहां पे देखिए बेरियम +2 में है, यहां पे भी बेरियम +2 में है। जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है, बट यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपसे पूछा था हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट देखो, जो डेल्टा THF होता है दैट इज वेंटो फैक्टर KF इंटू में मोलैलिटी। तो इसका जो वेंटो फैक्टर है, नंबर ऑफ आयंस कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने जाएंगे, 3 एल्यूमिनियम 2 सल्फेट 5, यहाँ पे 2 और यहाँ यूरिया। ये तो डिकम्पोज ही नहीं होगा, डिसोसिएट ही नहीं होगा, 0 है ना। तो यहां पे ये देखा जाता है कि जो वेंटो फैक्टर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट? डी। यूरिया वाला डिसोसिएट नहीं होगा, उसके लिए जो वेंटो फैक्टर है उसकी वैल्यू यहां पे नॉलेज में नहीं आएगी, बाकी सब में वेंटो फैक्टर आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, यूरिया वाला इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक नेचर का रहा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बी इज द करेक्ट आंसर। इसका IUPAC ने बिल्कुल सही लगाया है स्टूडेंट ने, एन मिथाइल प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए 59। ये कह रहा है यहां पे इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द flowing best method for the preparation of 1 degree amines from alkyl halide, that is Gabriel thalamide synthesis। और ये कह रहा कार्बन क्या जो है ना, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। भाई ये कह रहा कार्बन एटम चेंज ना हो और हमें अल्काइल हलाइड से अमाइन मिल जाए, इसका बेस्ट मेथड होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इसका एक और कॉमर्शियल नाम क्या होता है, ओरलोन, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। XeO2F2, इसकी जो शेप होती है या ज्योमेट्री होती है दैट इज TBP। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8, 4 की यहां शेयरिंग कर ली, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां और एक लोन पेयर यहां। हाइब्रिडाइजेशन आ रही है sp3d, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, sp3d होती है तो TBP इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? TBP इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो ये 62 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज कानिजोरो रिएक्शन। एल्डिहाइड का एसिड बन गया, एल्डिहाइड का अल्कोहल बन गया। तो कानिजोरो की कंडीशन ये होती है, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वही कानिजोरो शो करते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे इस क्वेश्चन में देखो, OH एक्टिवेट करता है रिंग को, ये अपना +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, MEB एक्टिवेट करता है। बट जो क्लोरीन, इन्होंने पूछा था इनकरेक्ट बताओ कौन सा है, इन्होंने पूछा था इनकरेक्ट। जो क्लोरीन होता है ना स्टूडेंट, वो आपका एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आता, वो डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इनकरेक्ट आ गया सी। क्या आ गया? इनकरेक्ट सी। SN1 रिएक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है ना। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, डिस्कस करेंगे उनको भी। बाकी मैंने मोस्टली चेक कर लिए हैं ध्यान से, यही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन SN1 रिएक्शन में कह रहा आयोडीन का डबल कर दिया, तो बताओ रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, रिएक्टेंट। आई तो आ ही नहीं रहा, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, रिमेन सेम। रिमेन सेम ये भाई सभी को पता होगा, CFT में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्या देखते हैं, जो T2G और EG के बीच का जो गैप होता है दैट इज 10d-Q। क्या होता है? दैट इज 10d-Q होता है, ये सभी को पता होगा, है ना, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये रहा। देखो अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 66, इसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने मिस्टेक कर दी हो। देखो इन्होंने ना T99 इन्होंने पूछा है T99%, तो T99 जो होता है ना वो 6.6 टाइम होता है ये। हाँ, अगर यहीं पे ऐसा लिखा होता T99.9%, तो वो 10 टाइम्स होता है। वो कितना होता है? 10 टाइम्स होता है T हाफ का। तो जब आप T हाफ दे रखा आपका ये वाला, और जब आप इसका 6.66 टाइम्स करेंगे तो 46.06 मिनट इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप इक्विलिब्रियम पे होते हैं तो रेट दोनों का क्या हो जाता है, इक्वल। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? इक्वल, है ना। उसके बाद यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5 इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रिक एसिड है ये। एंगुलर मोमेंटम
टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, कितनी आएगी जी 1। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, 69 तक हमारा हो गया। देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये मैं आपको ये भी बता देता हूं एग्जामिनर ने कहां से उठाए हैं ये दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 एंड क्वेश्चन नंबर 71 डीयू का जो एमएससी एंट्रेंस हुआ था, डीयू का एमएससी एंट्रेंस 2018 या 19 वाला, सॉरी डीयू एमएससी एंट्रेंस 2019, इन दोनों क्वेश्चन को वहां से कॉपी किया गया है। नोट कर लेना मेरी बात, डीयू एमएससी 2019 इन दोनों क्वेश्चन को वहां से उठाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। बिल्कुल कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी आएगा। देखो अगर यहाँ अंदर की तरफ एंगल कम है तो बाहर की तरफ एंगल ज्यादा है, अगर बाहर की तरफ एंगल ज्यादा तो इस मोड में परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इस कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। डीयू एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री वाला 2019 वाला वहां से कॉपी किया था। सेम इस क्वेश्चन को भी जैसे ही आप बीआर निकालेंगे स्टूडेंट, यहां से ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ट्रोपिलियम आयन, एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली स्टेबल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, फिजिकल केमिस्ट्री से है, इजी क्वेश्चन है ये, है ना। इसका करेक्ट आंसर आएगा 4.8। देखो वॉल्यूम आपको दे दी है एंड आपको क्या दे दी यहाँ पे, है ना, नॉर्मेलिटी आपको दे दी है, तो क्या निकाल लेना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल लेना, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के बाद जो इसका मोलिकुलर वेट होता है 40, उससे मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 300 ये आपका ml है, इसको लीटर में करोगे 0.3 हो जाएगा, और नॉर्मेलिटी की मल्टीप्लाई करोगे 0.4, दोनों की 0.12 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई 40 से कर देना, और जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई 40 से करेंगे 4.8 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। 4.8 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। डी इज द करेक्ट आंसर, सारी की सारी। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव इन, है ना, वुडजाइट में पूछा आपसे, तो करेक्ट आंसर आएगा 4,4। क्या करेक्ट आंसर आएगा? 4,4। इनमें से ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 सारे के सारे सही तरीके से भरी गई है, तो किसी भी रूल का वॉयलेशन यहां पे नहीं हो रहा है, किसी भी रूल का वॉयलेशन यहां पे नहीं हो रहा है, सारे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 76 क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है, ए इज द करेक्ट आंसर। जो सेल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। XeF2 किसके आइसो स्ट्रक्चरल होगा? XeF2 जो होता है ना स्टूडेंट, वो लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, 3 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे। वैसे का वैसा कौन आएगा यहाँ पे? ICl2 नेगेटिव, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, और इसके ऊपर नेगेटिव। तो पहला जो ऑप्शन है ना स्टूडेंट यहाँ पे, ICl2 नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। ICl2 नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा, नाइलॉन 66 किससे बिलोंग करता है भाई? नाइलॉन 66 कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किसके अंदर डी ट्रांजिशन पॉसिबल है? MnO4 नेगेटिव, यहां तो D0 है ना, तो इसमें भी D0 है, और जिंक में D10 होता है, जिंक में सभी के अंदर डी फुली फिल्ड है या है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी के बारे में? तो सेकंड लॉ ने बताया था भाई एंट्रोपी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसने एंट्रोपी के बारे में बताया था, बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है KMnO4 एंड फेरस सल्फेट की जब हम बात करते हैं? तो कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया जाता, KMnO4 खुद ही इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, KMnO4 खुद ही इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है। किसकी डाइपोल मोमेंट 0 होगी? तो CO2 लीनियर होता है, और इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी वो आपका 0 देखने को मिलेगी, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे। ठीक है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार क्या कर रही है भाई? इंक्रीज कर रही
है ना। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार क्या कर रही है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। कौन सा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Mn अभी अभी जो आया था MnO4 नेगेटिव, इसके अंदर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। कौन सा ना हाइड्रोजन का कौन सा जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, दैट इज ट्रीटियम जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, वो आपका रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। मैग्नेटाइट किसका भाई फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4 मैग्नेटाइट ये होता है, Fe2O3 तो हेमाटाइट होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ स्टूडेंट ने, डी इज द करेक्ट आंसर। 89 का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे P4 है ना, व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। यहाँ पे देखो P4 इसकी रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ, तो यहां से फोस्फीन गैस रिलीज होती है, फोस्फीन। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं भाई, ग्रुप नंबर 16 को, है ना। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 को, उसके बाद 16 को चैल्कोजेंस बोला जाता है, तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन फैमिली को ही चैल्कोजेंस बोला जाता है। उसके बाद देखो ये एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं अच्छे लेवल का था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का था, थर्मोडायनेमिक्स से। देखो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है ना। ये आपका जो एक स्केयर है ना होता है ना, बोर्न मैक्सवेल स्केयर होता है एक आपका ना, ये भी ट्रिक बताई हुई है मैंने मेरे लेक्चर्स में, तो जिसने ध्यान से देखा होगा है ना, ये ट्रिक बताई हुई है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी आएगा भाई, आप इसको देख लीजिएगा। P4O10 की स्ट्रक्चर बताई हुई, इसके अंदर POP बॉन्ड 6 होते हैं। अगर कोवलेंट रेडियस 123 पिकोमीटर है, देखो कोवलेंट में तो दोनों एक दूसरे के अंदर ओवरलैप किए होते हैं, और मेटालिक रेडियस की जब आप बात करते हो एक दूसरे से टच करते हैं, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया जाता है कि वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस सबसे कम होती है। अगर कोवलेंट रेडियस 123 है तो मेटालिक रेडियस तो पक्का 123 से ज्यादा मिलेगी, पक्का 123 से ज्यादा मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन 123। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 94, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो होता है आइडियल गैस के लिए 1 होता है। इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इंक्रीज नहीं होता, इसलिए यह कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन बाय केमिकल मेथड डज नॉट इन्वॉल्व, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इनमें से कौन सा जिंक का ओर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। विलेमाइट जो है यहाँ पे आपका, विलेमाइट जो है वो आपका ओर होता है जिंक का। XeF6 की रिएक्शन जब आप करवाते हैं सिलिका या ग्लास के साथ, तो डी इज द करेक्ट आंसर। XeOF4 बनता है। 2-एस्टोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज एस्प्रीन, ये क्या होती है स्टूडेंट आपका एस्प्रीन। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस पेपर का, वो भी मैं बोल सकता हूं कि ग्रेजुएशन लेवल का है थोड़ा सा। इसमें आपसे पूछा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल, तो करेक्ट आंसर आता है ΔS डिवाइड बाई NF, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे C इज द करेक्ट आंसर, क्या आएगा, C इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई इस पूरे पेपर की अगर आप बात करेंगे कितने क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के, वो लगभग मेरे हिसाब से 80 कितने हैं भाई, वो मैथमेटिक्स वगैरह के आप देख लेना, मेरे हिसाब से 80+ क्वेश्चन है केमिस्ट्री के। चलो अब थोड़ा सा ना इसका एनालिसिस कर लेते हैं ताकि डिस्क्रिप्टिव का भी हमें आइडिया लग सके। यहाँ पे भाई केमिस्ट्री के जो है आपका, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में वो आपका 80 मान लेते एक बार, नियर अबाउट 80। तो 80 में से सिर्फ दो क्वेश्चन मैं ऐसे बोल सकता हूं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, सिर्फ दो या 3 क्वेश्चन, 2 से 5 लगा लो मैक्सिमम, 2 मिनिमम है, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेट कर रहे थे। बाकी 75 क्वेश्चन आपका 11-12 लेवल के ही हैं, एज पर सिलेबस है। सिलेबस में आपका जो सिलेबस दिया गया था वो 11-12 लेवल का ही दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इजी थे क्वेश्चन, है ना। मोस्टली देखो अभी स्टूडेंट ने काफी अच्छा किया है, और भाई अब जिनका भी अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है, वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी में लग जाएं, और जिनका अच्छा नहीं हुआ आगे भी बहुत सारी पीजीटी की भर्ती आती रहेंगी।
पीजीटी की तैयारी कोई 1 महीने में 2 महीने में नहीं होती है, कम से कम 6 महीने का टाइम दो, 1 साल का टाइम दो। उसके बाद जितने भी पीजीटी एग्जाम आएंगे एक भी आपसे रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिसको तैयारी करनी है पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे, ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, यहां से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन जितने क्वेश्चंस का आंसर मैंने बताया है, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई बाय मिस्टेक गलत बता दिया हो मैंने, उसका दोबारा से मैं या तो कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा या फिर देखते हैं अलग से वीडियो बना लेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।